मैं बहुत सारी बातें यहाँ आपके सामने आई और उसको मैं अपनी बातें मानकर आगे उससे बात कुछ करना चाहता हूँ। एक तो आपने खुद एक अनुभव किया होगा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं और उनके जो जो काम हैं और खास तौर से मुख्य काम जो जो है, जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में काम करते हैं, सबने अपने अपने क्षेत्र के संस्थाओं के बारे में बताया कि कैसे उस पर हमले हो रहे हैं। यानी कि राष्ट्रीय रेडियो का राष्ट्रीय चैनल पिछले दिनों बंद हो गया। पीआईबी भारत सरकार की संस्था है, वहां एडिटर्स कॉन्फ्रेंस होते थे हर साल और वो बंद हो गए। वहां पीआईबी की फीचर सेवा थी जो छोटे छोटे अखबारों को जाती थी, वो बंद हो गई। यानी कि आज की तारीख में आप एक अगर पत्थर उछालेंगे तो वो पत्थर किसी ना किसी बंद संस्था पर जाकर गिरेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हालत ये इस तरह की बदतर स्थिति से हम गुजर रहे हैं। विकल्प तो ही आपके सामने रखना है आपके सामने। या तो आपको भक्त बनना है या फिर वैज्ञानिक बनना है, समाज वैज्ञानिक बनना है। आधुनिक विज्ञान की तमाम शाखाएं, जो तमाम संस्थाएं हैं, उनका आपको अगुवाई उसकी करनी है, ये तय करना है। और ये 5-4.5 सालों में जो सबसे ज्यादा अगर कुछ सीखने को मिला तो वो एक चीज मिली है, और आपने सबने सुना होगा सबको और उसको महसूस भी किया होगा, डाटा मैन्युफैक्चरिंग। कि डाटा कैसे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप एक तरह से कहें कि पूरे देश में ये चलाया गया। कैसे कैसे हमने तमाम चीजों के बेस, गरीबी के बेस, जीडीपी के बेस, तमाम जितने भी चीजें हैं उन सबका बेस बदल कर भी हमने अब डाटा को, यानी सरकार ने डाटा को अपने फेवर में करने का जो यत्न किया है, जो कोशिश की है, उसको जरा गौर करने की जरूरत है, उसमें समझने की जरूरत है। ये एक दिन की बात नहीं है, पूरा भविष्य आपका किस तरह से एक अंधेरे में ले जाने की कोशिश है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और मैं ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। और एक बात, केवल एक बात को ध्यान में रखिए कि गांधी को कितनी मेहनत लगी होगी, गांधी को कितनी मेहनत लगी होगी कि 250 सालों में जो अंग्रेज राज कर रहे हैं उसमें तुम गुलाम हो। उस गुलाम को एहसास कराना कि तुम गुलाम हो। और हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस बात का एहसास कीजिए कि देश को नहीं, कि जिस तरह से हमारे दिमाग को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो आधुनिक विज्ञान की बजाय वो अतीत के मिथकों में ले जाकर जीने के लिए हमको विवश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको महसूस करने की जरूरत है। और मैं इसके लिए कुछ आपके सामने जो बातें करना चाहता हूं, वो 2-3 बातें जो मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि वो आपको और हमको समझना चाहिए। और सब आप लोग जो डाटा दे रहे थे उसमें मैं प्रधानमंत्री का डाटा का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग करने का जो पूरा तौर तरीका है, उसकी बानगी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उसके सामने वो बानगी में पेश ये करना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में दिया गया भाषण, पार्लियामेंट भारत की संसद में दिया हुआ भाषण है। और उसमें क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश में रोजगार को लेकर बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। फिर एक बार सत्य को कुचलने का प्रयास, एक बार फिर सत्य को कुचलने का प्रयास, आधारहीन बातें, बिना जानकारी के गप चलाना। अच्छा होता उस पर बारीकी से ध्यान देते तो देश के नौजवानों को निराश करके राजनीति का पाप नहीं करते। ये देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। सरकार ने सिस्टम में उपलब्ध रोजगार से संबंधित अलग अलग आंकड़ों को देश के समक्ष हर महीने प्रस्तुत करने का निर्णय किया। ये भारत सरकार का प्रधानमंत्री बोल रहा है। और जब मैं आदर के साथ ये बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन क्या करूं, वो भाव नहीं पैदा हो पा रहा है। और वो जब भाव नहीं पैदा हो रहा है तो उसके ठोस कारण है। हम क्यों गुस्से में हैं, हम क्यों नाराज हैं? हम आपसे अपेक्षा नहीं कर रहे आप 2 करोड़ रोजगार दीजिए, मैं नहीं अपेक्षा कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम
हमारे जले पर नमक तो नहीं डाले, हमारे जख्म पर नमक तो नहीं डाले आप। क्या आप किस तरह से रोजगार आपने पैदा किया इस देश में, उसकी वानगी आप देखिए ये क्या करें। यानी जयंती घोष ने बताया ईपीएफ की बात, ईआईसी की बात, प्रधानमंत्री एक देश का संसद में बता रहा है ईपीएफ में इतने लोग हो गए, इतने लोगों को रोजगार मिल गया। लेकिन आपको मैं बताऊं कि देश की पहली घटना होगी ईपीएफ का सबसे बड़ा अधिकारी जब ये बात कह रहा है प्रधानमंत्री के ठीक बाद कि नहीं, जिस बेस पर ये बताया जा रहा है कि इससे रोजगार मापा जाएगा, ये गलत बात है, इससे रोजगार नहीं मापा जाएगा। आप सोचिए कि देश के एक प्रधानमंत्री को एक अधिकारी भी चुनौती देने की जरूरत यहाँ कर रहा है, क्योंकि आप इतना झूठ बोल रहे हैं। अब क्या क्या इन्होंने बोला, इन्होंने क्या क्या बोला, मैं आपको अगर बात करूं किस तरह से इन्होंने कह रहे हैं, ये क्या कैसे आंकड़े ये बनाते हैं। देखिए, इस देश में युवा प्रोफेशनल डिग्री लेकर अपने आप को रजिस्टर करते हैं और अपना काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कास्ट अकाउंट कंपनी सेक्रेटरी, इनमें से स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट की स्टडी कर रही है और उन्होंने जो आंकड़े रखे हैं उनका कहना है। अब वो उस पर गौर कीजिएगा। उन 2016-17 में 17,000 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट सिस्टम से जुड़े हैं। इनमें से 5,000 से ज्यादा लोगों ने नई कंपनियां शुरू की हैं। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में 20 लोगों को रोजगार मिलता है तो इन संस्थाओं में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। किसी भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था में चले जाइए, किसी भी, मैं तो कहता हूं बड़ी सी बड़ी में भी तो शायद ही 20 लोग मिलेंगे आप, और 1-2 लोगों की जो कंपनियां हैं उसमें केवल आर्टिकलशिप करने के लिए जो बच्चे आते हैं वही आते हैं, उनमें बच्चियां आती हैं, उनमें कोई नौकरी नहीं होती है। कोई नौकरी आप किसी भी फर्म में चले जाइए, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, तमाम लोगों की जो फहरिस्त इन्होंने दी, एक वकील बन गया, 5 लोगों को रोजगार मिल गया। हद तब हो गई साथियों। उन्होंने जब उन्होंने ये कहा कि पिछले वर्ष ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 7,60,000 कॉमर्शियल गाड़ियों की बिक्री हुई। 7,60,000 कॉमर्शियल गाड़ियों में से अगर 25% गाड़ियों की पुरानी बिक्री, आप सीखिए डाटा कैसे बनाया जाता है, डाटा कैसे बनाया जाता है इसको सीखिए। अगर 25% गाड़ियों की बिक्री पुरानी गाड़ियों को बदलने के लिए माने तो 5,70,000 गाड़ियां सामान ढुलाई के लिए सड़कों पर उतरी और नहीं भी उतरी। ऐसे ही एक गाड़ी पर अगर 2 लोगों को रोजगार मिलता है तो रोजगार पाने वालों की संख्या 11,40,000 होती है। और आप आगे आ जाइए, पिछले साल लगभग 2,30,000 नए ऑटोज पिछले साल सड़क पर उतरे हैं। ये बहुत मजेदार है, आप इसको सुनिए। पिछले साल 2,30,000 नए ऑटोज पिछले पर सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि ऑटो 2 शिफ्टों में चलते हैं। 2 ऑटो से 3 लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में 3,40,000 लोगों को नए ऑटो के जरिए रोजगार मिला है। अकेले ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन 3 तरीकों से पिछले 1 वर्ष में 20 लाख लोगों को नए अवसर मिले हैं। इसीलिए मेरा आग्रह है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, इसीलिए मेरा आग्रह है कि कृपा करके बिना तथ्यों के सत्य को कुचलने का प्रयास न किया जाए, देश को गुमराह करने का प्रयास न किया जाए। आज देश एक अहम पड़ाव पर है। आने वाले 5 वर्ष 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के हैं, जिसमें 85% यानी 85% नौजवान देश की नीयत तय करने वाले हैं। न्यू इंडिया देश की नई आशा और आकांक्षाओं का आधार बनेगा। प्रधानमंत्री जिस तरह हमारे देश के नौजवानों को संबोधित करते हैं, देश के जब इन नौजवानों को प्रधानमंत्री इस तरह से संबोधित करते हैं तब हमारे पास क्या चारा रह जाता है। हमारे तमाम विश्वविद्यालयों को आपने नष्ट कर दिया। दूसरी तरफ जो आपने विश्वविद्यालय खोले, आपकी जेब में पैसे हैं कितने, आप ये बताइए। आपकी जेब में पैसे सारे हमने छीन लिए हैं। आपके घरों में जो सोने रखे थे, जो माओं ने, बहनों ने घरों में जो पैसे छुपा के रखे थे, इकट्ठे करके रखे थे वर्षों से, वो तमाम पैसे आपने निकाले। आज अखबारों में आप देखिए जो सबसे ज्यादा विज्ञापन छपता है गोल्ड ऑक्शन का छपता है। गोल्ड ऑक्शन किसका हो रहा है?
सोने की जो गिरवी रखते हैं उनकी हैसियत नहीं कि वो वापस ले लें। वो कौन लोग रख रहे हैं और किसका सोना नीलाम हो रहा है। साथियों, ये बड़ी बात है। बड़े जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसको बड़ी शिद्दत से, बड़ी गंभीरता से हमको समझना है। और मैं ये समझता हूं कि ये जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, जिस तरह की जो आज की पीढ़ी है 2019 की का जो नौजवान है, लड़के लड़कियां हैं, अगर मैं समझता हूं कि इतिहास में इतनी बड़ी चुनौती इस वर्ष के, इस समय के नौजवानों के सामने जो है शायद पहले नहीं मिली है। और ये बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देश भर में आप देखिए कि जितने नए लीडर, यंग लीडर, छात्र लीडर कहां से उभर के आए हैं, क्यों उभर के आए हैं? क्या उनको शौक है नेतागिरी करने का? क्या उनको शौक है एमएलए एमपी बनने का? नहीं, आपने परिस्थितियां ऐसी बनाई हैं, स्थितियां ऐसी बनाई हैं कि हर घर में, हर जिले में, हर शहर में, हर नगर में, हर कॉलेज में लड़के और लड़कियां सड़कों पे निकल के आए। इसीलिए आपने बाध्य किया है, आपने कंपेल किया है और आपने हमारे जले पर आपने कुछ नहीं किया। हमारे विश्वविद्यालयों को आप नष्ट कर रहे हैं। 5 स्टार, जहां की बड़ी बड़ी लंबी कतारें लगती है गाड़ियों की, किस किसान के बेटे की हैसियत है, बेटी की हैसियत है कि विश्वविद्यालयों में जाके पढ़ ले? नहीं, कोई हैसियत उनकी नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं? पहले से ही हमारी यूनिवर्सिटी क्या थी? वंचित करने की यूनिवर्सिटी थी। ये आंकड़े ये जो आंकड़े आए हैं, इनको आप देखिए कि हम ऑलरेडी 25% ही लोग जा पाते हैं वहाँ हायर एजुकेशन में। पहले से ही हम कट करते रहे हैं। अब तो ये आप जो नई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, पब्लिक फंड से चलने वाली यूनिवर्सिटी को नष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं कि जो लोग पढ़ने निकले हैं वो न पढ़ें। तो साथियों, ये बात हमें समझने की जरूरत है कि जब एक आदमी के पास 8 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति होगी और इसका रेशियो, मैं कहता हूं, ये बताएंगे ज्यादा उससे ऑथेंटिक तरीके से कि पिछले 4 सालों में इन 9 लोगों की संपत्ति में जितना इजाफा हुआ है उतना पिछले 15-20 सालों में नहीं हुआ है। 4 सालों में ग्रेजुअली जितना तेजी से बढ़ा है। आप ये आंकड़े इनके पास ज्यादा अच्छे ऑथेंटिक है, आप इनसे पूछिए। मैं अगर गलत बोल रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बड़ी चुनौती हमारे सामने है। लेकिन आप जिस तरह से आपने क्या किया है, रोजगार को आपने कई खंडों में बांटा, तब भी अपना डाटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी शिक्षकों को क्यों उतरना पड़ा? आप कम से कम टीचरों को कई साल तक एडॉक पर रखते हैं, यानी अस्थायी रखते हैं। अब उसको भी आप कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? ठेके पर। यानी कि रोजगार में भी आप कट कर रहे हैं। ये रोजगार, वो रोजगार, ये मजदूरी, वो मजदूरी, तब भी आपके आंकड़े पूरे नहीं हो पा रहे। आप सोचिए कि आप हमारा कितना पेट काटेंगे भाई, कितना हमारे बच्चों को पढ़ने से रोकेंगे भाई। आपका तो कोई अंत ही नहीं है। आप इतने पैसे, आपके एक आदमी के पास 8 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति हो गई। अब कितना पैसा चाहिए भाई? कितने लोगों को या और बलि चढ़ाएंगे आप? तो साथियों, ये बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और मैं ये समझता हूं कि अभी मेरे पास, जब मैं आ रहा था तो मेरे पास एक आंकड़ा आया कि ट्रंप ने पिछले साल, ये वाशिंगटन टाइम का में आज ही छपा है, शायद कहीं या कल छपा होगा, वाशिंगटन पोस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर एक बार फिर स्टडी छापी है, अमेरिका के राष्ट्रपति। और स्टडी के मुताबिक 2 लाख में ट्रंप ने 8,000 यानी 8,158 झूठे या भ्रमित करने वाले दावे किए। कार्यालय के पहले साल में ट्रंप रोजाना औसतन मतलब रोजाना एवरेज डेली 5.9 झूठे भ्रमित करने वाले दावे करते रहे। लेकिन दूसरे साल में यह आंकड़ा बढ़कर 16.5% हो गया, 5 हो गया। ये वाशिंगटन स्टडी की स्टडी है। हमारे देश में चूंकि स्टडी की इस तरह की कोई ट्रेडिशन नहीं है, कल्चर नहीं है। नहीं तो अगर हम स्टडी करें 4 साल की तो हमें मालूम होगा। संसद में ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस तरह से दावे किए गए, जिस तरह से भ्रमित करने की बात की गई है, अगर उसी का हम आंकड़ा इकट्ठा कर लें तो हमको क्या आएगा? हमको शर्म आएगी कि हम किस देश के लोग हैं और किस तरह के शासन व्यवस्था में हम रह रहे हैं। सर से झुक जाएगा। तो साथियों, मैं ये समझता हूं कि हमें इस बात पर
ध्यान देना होगा। और मैं आखिरी बात में बात साथियों में कहना चाहता हूं, एक चीज से बराबर बचना होगा। देखिए, इस देश की राजनीति को समझिए आप, और आप समझते हैं, मैं ये जानता हूं कि आप समझते हैं, लेकिन आप लोगों को भी बताइए कि देखिए, जब भी इस देश में सामाजिक रूप से वर्चस्वता के खिलाफ जब लड़ाई चलती है तो बहुजनों को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश होती है। और जब करीब इस देश का लोकतांत्रिक प्रगतिशील तबका जब सड़कों पे उतरता है तो उसको जातिवाद की तरफ ले जाने की कोशिश होती है। और ये जो आरक्षण का मसला आपकी रैली से ठीक पहले आया है, इस बात को आप समझिए कि जब 90 में आरक्षण की व्यवस्था की गई तो राम रथ यात्रा निकाल ली गई। सांप्रदायिकता का वो पूरा जो जहर है वो पूरे देश में बोया गया। और पिछले 4 सालों में क्या हुआ है? किसान सड़क पर उतरा है। किसान कौन? जिसके पास जमीन है। छात्र कौन उतरा है? छात्र वो उतरा है जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था? छात्र। किसकी संख्या ज्यादा है? इस बात पर आप गौर कीजिए। कौन उतरा है सड़कों पर? वो उतरा है जो विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में निकला था। कौन वो था? उसकी पहचान कीजिए आप, तो आपको मालूम होगा कि जो समाज में एक ऐसा जागरूक तबका पैदा हुआ है जो गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहता है। एक व्यक्ति को जो 8 करोड़ लोगों की संपत्ति आप दे रहे हैं उनके खिलाफ लड़ना चाहता है, तो उनके भीतर आप जातिवाद का जहर बो रहे हैं, जातिवाद की तरफ आप ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं, हम लोग पहले बिहार में रहते थे तो हम देखते थे कि सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब विनोद मिश्रा और राम नरेश राम एक जगह बैठ जाए तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, समाज व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए मैं साथियों में कहता हूं कि ये जो समय आया है, ये आया है कि यहाँ पर सामाजिक वर्चस्व के खिलाफ, सामाजिक डोमिनेंस के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे और जो इकोनॉमिक डोमिनेंस के खिलाफ जो लड़ रहे थे वो यूनाइट हो रहे थे। और जब यूनाइट हो रहे थे तो इसका जवाब देने का एक ही तरीका था। 1990 में सांप्रदायिकता थी और 2019 में ये आ गया जातिवाद। इसलिए साथियों, इससे सावधान रहने की जरूरत है। हम 7 फरवरी को लाल किले से जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, हम उस भाषण को भी उस दिन याद करेंगे और फिर जब संसद में जाएंगे तो इस भाषण को भी हम वहां दोहराएंगे। आपने सुना, समय दिया, आपकी जो चुनौती आपके सामने है, हम आपके साथ हैं। आप जहां कहेंगे और जैसे कहेंगे हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।